13 वेग इस प्रकार से हैं जिसमें हम कह सकते हैं अपान वायु, जो हम फेटिंग बोलते हैं, अपान वायु के बाद आता है मल, मूत्र, अश्रु, दंभाई, डकार, वमन, सर गुड फूक। इवनिंग। गुड इवनिंग दिव्या जी। प्यास, श्वास, निद्रा, और अंत है शुक्र। हमारी जो बीमारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों के कारण उत्पन्न। आयुर्वेद में 13 वेग रोग निदान में काम आते हैं, और आयुर्वेद के अनुसार यही 13 वेग हमें रोगी बनाने का काम भी करते हैं। अब हम कहीं बैठे हैं, हमें गैस पास करने की हाजत हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि उसे रोकने का, दबाने का प्रयास करेंगे। तो हमारी आंतें जो हैं वो ढीली पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे वहां पर इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे भी जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो उस अवस्था में क्या होता है कि हमारे जो हॉलो ऑर्गन होते हैं, खोखले अंग होते हैं, वहां पर जल तत्व की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण भी अपान वायु के पास होने में समस्याएं क्रिएट होती हैं। उम्र बढ़ने के साथ ये समस्या आती ही आती है। तब आपने देखा होगा हर व्यक्ति की जो गैस पास होती है वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग साउंड के साथ, अलग अलग वेरिएशंस के साथ, और स्मेल के साथ। स्मेल भी अलग अलग हो सकती है, किसी में अमोनिया की आ सकती है, किसी में स्मेल ना हो ऐसी आ सकती है, किसी में मतलब ज्यादा मिर्च मसाले की आ सकती है। तो अलग अलग चीजें होती हैं। और यही आंतें जब ज्यादा लूज हो जाती है, इसको हम वैसे तो लेते हैं बवासीर के केस में, पर मोस्टली क्या होता है कि ये आंतें लूज हो जाती हैं, जिससे जो गूदा मुख होता है वो टाइट हो जाता है, तो मोशन कम आता है, और जो अपान वायु नीचे से निकलनी चाहिए वो अब डकार के माध्यम से मुख से निकलने लगती है। तो आपने देखा होगा जिन लोगों को थायराइड होता है, या जिन लोगों को ये क्या नाम, सूजन होती है शरीर में, या कुछ लोग सुबह के टाइम बहुत बड़ी बड़ी डकारें लेते हैं, वो जो डकारें आती हैं वो अपान वायु का रूप है, जो इंडिकेट करती हैं कि आपकी आंतें कमजोर पड़ चुकी हैं, आपको उन पे काम करने की जरूरत है। यदि आप मोशन को ठीक करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो डकारें हैं वो कंट्रोल होती हैं, और डकारें कंट्रोल होंगी तो उसके जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे शरीर में सूजन का आना, शुगर होना, थायराइड होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ये अपने आप ही आपको कम होते दिखाई देंगे। इसके लिए आपने कुछ नहीं करना, गर्मियों के दिन आ गए हैं, गुलकंद ले लीजिए।
खाना खाने के 1 घंटे बाद चम्मच भर के गुलकंद 3 बार खाइए। एक तो मीठा खाने की क्रेविंग कम होगी। इस रोग में, अपान वायु के रोग में, मीठा खाने की क्रेविंग भी बढ़ जाती है। एक तो मीठा खाने की क्रेविंग कम होगी, दूसरा पेट खुल के साफ होगा, और तीसरा, मात्र 2 से 3 महीने के अंदर आप देखेंगे आपको जो डकारें आती हैं, एसिडिटी बनती है, सिर में दर्द रहता है, टांगे थकी रहती है, शरीर टूटा रहता है, इन सब चीजों में आपको आराम मिलेगा। बस कंडीशन क्या है? खाना खाने के 1 घंटे बाद गुलकंद खाना है, 1 चम्मच खाना है, लेकिन उसके बाद 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना। ये सबके लिए कॉमन फार्मूला है, सेफ फार्मूला है, कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है, छोटा हो या बड़ा हो। बस छोटे में हमें ये देखना है कि मात्रा कितनी देनी है, तो उसे आधा चम्मच, चौथाई चम्मच दी जा सकती है। बाकी सबके लिए सेम रहता है। जो गुलकंद आप लेंगे वो मीठा होना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग शुगर से डरकर बिना मीठा का गुलकंद यूज करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो मीठा होना उसकी कंडीशन है कि वो मीठा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो लोग शुगर के पेशेंट है, वो पहले पता करें कि उनका पीपी ज्यादा है या फास्टिंग ज्यादा है। अगर फास्टिंग ज्यादा है तो वो नहीं ले सकते, अगर पीपी ज्यादा हो तो वो खा सकते हैं। तो इस तरीके से अपान वायु ठीक होती है। इसके अलावा दूसरा तरीका अपान वायु को ठीक करने का ये है कि रात का जो खाना है वो आप शाम को 6 बजे के करीब ले लीजिए, और रात को 10 बजे के करीब जब आप सोने जा रहे हैं, तो आप 1 गिलास दूध में कुछ बूंद बादाम रोगन की डाल के वो डेली पीना चालू कीजिए। 20-25 दिन में आपको फायदा दिखाई देना शुरू हो जाता है। ऐसे ही आ, आपकी आंतों में जो है चिकनाई जाएगी। यहाँ ध्यान ये रखना होता है कि आपको फैटी लीवर की शिकायत ना हो। यदि फैटी लीवर की शिकायत हो तो खट्टे फल सब्जियां अपने सेवन में बढ़ा देना चाहिए, प्रोटीन का सेवन बढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने से भी इसमें काफी राहत मिल जाती है। उसके बाद आता है मल। मल हमारा कई प्रकार का होता है। आपने देखा होगा, कभी गांठ के रूप में आता है, कभी पतला आता है, कभी चिपचिपा आता है, कभी रस्सी की तरीके से आता है, कभी टूटा हुआ आता है, कभी आ, इतना हार्ड हो जाता है कि वो टूटता भी नहीं है। तो उसकी बहुत सारी प्रकृतियां होती हैं। उन प्रकृतियों को ध्यान में रखकर, समझकर, हम विभिन्न प्रकार के रोगों का अनुमान लगा सकते हैं। मूल रूप से मल जो है खुलकर आना चाहिए। अगर खुलकर नहीं आता तो वो हमारे शरीर में थायराइड के केस में T4 को खराब करने का काम करता है। इसी तरीके से अपान वायु भी उसी का कारण बिगड़ती है, और शरीर में एसिडिटी होना, समस्याएं होना, ये सब कहीं ना कहीं मल की वजह से ही दिक्कत होती है। तो मल का सबसे अच्छा तरीका यह है कि रात को सोते समय अरंडी का तेल अपने पेट पर लगाकर मलकर सोएं। ऐसा 2 दिन 3 दिन में एक बार करें। तो ये नेचुरल प्रोसेस है आपका पेट साफ करने का। अब आते हैं मूत्र पर। अगर हमारे शरीर में मूत्र से संबंधित समस्या होती है तो हमें प्यास ज्यादा लगती है। अगर आप में से रात को किसी को सोने के बाद प्यास लगती है, मुंह सूखता है, दिन में ज्यादा ये समस्या होती है, तो समझ जाइए आपके शरीर में मूत्र की कमी है। और यदि आपको यूरिनेशन बहुत होता है, सूजन बनी रहती है, तो वो भी मूत्र की समस्या है। इस केस में भी हमने कुछ नहीं करना होता, सरसों का तेल ब्लैडर रीजन पे लगा के सोना है। मात्र 20-22 दिन के अंदर इसमें आराम आ जाता है। उसके बाद जो आपने आराम लिया, फिर जरूरत पड़ने पर ही तेल का प्रयोग करें। लंबे समय तक तेल कभी नहीं लगाए जाते। इस चीज का भी ध्यान रखें। वैसे इसका भी अपना प्रोसीजर होता है कि जब आप तेल लगा के मूत्र को खाली कर लेते हैं तो फिर ब्लैडर को मजबूत करने की एक्सरसाइज कीजिए, उसको मजबूत करने वाला भोजन ग्रहण कीजिए। अब आते हैं अश्रु पे। हम सभी, जितने भी इंसान हैं, जीव हैं, जंतु हैं, इवन आपने कुत्ते पाल रखे हो, गाय पाल रखी हो, जो भी जानवर आपने पाल रखा हो, अगर आप देखेंगे तो सब में भावनाएं होती हैं। वो जो भावुकता है वो हमारे बीमारियों का कारण बनती है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं। आप एक बच्चे हैं, आपके पिता ने कहा भाई मैं शाम को जल्दी आऊंगा और आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा, और उस दिन वो जल्दी नहीं आए, कहीं काम में फंस गए, तो ये आपके मन को एक भावुक आघात लगता है। पर क्योंकि ये इतना छोटा होता है हम इस पे गौर नहीं करते। इसी तरीके से बड़े आघात भी होते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई सामान खो जाए तो वो भी एक आघात है। तो ये जो आघात होते हैं ये हमारे हृदय पर प्रभाव डालते हैं और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को कमजोर करते हैं। तो इसके कारण आंखों में अश्रु क्रिएट होते हैं। अगर ये अश्रु प्रॉपर बनते हैं और निकलते रहें, जिसमें कि साइनस का रोल भी होता है, तब तो ठीक। अगर वो बनना बंद हो जाए तो हमारी आंखों में कमजोरी ले आते हैं और हमारे हृदय को कमजोर करते हैं और ब्लड प्रेशर को डाउन करते हैं।
इसको हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के शरीर में अनीमिया हो जाता है। तो अगर आप गवर्नमेंट की रिसर्चेस देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे भारत की 90% से ज्यादा महिलाओं को, जो महिलाएं हैं वो एनीमिक है। इसका मतलब पुरुषों की तुलना में जो महिलाएं होती हैं वो ज्यादा भावुक होती हैं। तो भावनाओं को कंट्रोल में करने के कारण या तो उनको अश्रु ज्यादा आते हैं या उनके अश्रु सूख जाते हैं। दोनों ही प्रकार की समस्याएं जो हैं वो हमारे शरीर को, हमारे मन को कमजोर करती है। तो इस तरीके से अश्रुओं पर फोकस कर सकते हैं। उसके बाद आती है जम्भाई। जम्भाई लेते वक्त हमें, जैसे बड़े बूढ़ों ने समझाया, मुंह के आगे हाथ रख लेना चाहिए। उसका कारण होता है कि हमारे मुंह की जो स्मेल है वो सामने वाले पर ना जाए। लेकिन हाथ इस तरीके से रखना चाहिए कि हवा का आने जाने का जो रास्ता है वो खुला रहे। अगर आप बिल्कुल मुंह पे हाथ रख के वो उबासी ले रहे हैं तो वो आपके खुद के लिए हार्मफुल हो सकती है। अगर हम जम्भाई को रोकते हैं या किसी कारण से हमें जम्भाई नहीं आती, तो यहाँ पे जो हृदय, जो हमारा हृदय का क्षेत्र है, यहाँ पर गैस बनती है। इससे ऊपर के क्षेत्र में गैस बनती है जो फ्यूचर में एंजाइना पेन का कारण बन सकती है। तो जिन लोगों को खाना डाइजेस्ट नहीं होता, यदि गैस ऊपर की ओर चढ़े, उन लोगों को जितनी ज्यादा जम्भाई आएगी एसिडिटी से और अपना ये भावुकता के रोगों से, लंग्स की डिसीज से, एंजाइना पेन से राहत मिलेगी। अगर आपको जम्भाई नहीं आती तो आप उज्जयी प्राणायाम का सहायता ले सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम करने से, थोड़ा सा पानी पीकर, 1 चम्मच पानी पीकर उज्जयी प्राणायाम कीजिए। देन सितकारी सितकारी प्राणायाम से या भ्रामरी प्राणायाम से उसको रिलीज कीजिए। ऐसा करने से 2 से 5 बार में आपको उबासी आ जाती है और अंदर से गंदगी बाहर निकलती है। और ऐसा करने से जो आपके पेट की अग्नि है वो भी जलती है। अगर आप महसूस करें, इवन ये चीजें महसूस कराई जा सकती हैं सामने बिठाकर, अगर आप महसूस करेंगे तो 5-6 जम्भाई आने के बाद आपको पेट में या तो भूख का सा एहसास होगा या एसिड का आभास होगा। यदि आपको भूख का एहसास हो या एसिड का आभास हो तो आपको उस समय कुछ कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, जो भी आपकी शरीर की आवश्यकता है, वो ले लेना चाहिए। मान लीजिए आपके शरीर में एनर्जी की कमी है तो कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए। आपके शरीर में थकान, टूटन ज्यादा बनी रहती है तो प्रोटीन की सहायता लीजिए। आपके शरीर में ड्राइनेस है तो ऑयल की सहायता लीजिए, जो मैंने कल बताया था। तो इन 3 चीजों से आप जम्भाई जैसे रोगों से ना केवल छुटकारा पाएंगे, बल्कि हाथ पैरों में बने रहने वाले दर्द से भी निजात मिल जाती है। ऐसा करने से यूरिनेशन भी खुल के आता है। शुरू में थोड़ा सा ब्लॉक होता है पर बाद में वो खुल जाता है और स्टूल भी खुलने लगते हैं। तो जम्भाई का ये सबसे बड़ा फायदा होता है। उसके बाद है छींक। छींकते समय भी कुछ लोग छींक को रोकते हैं। वेगों के बारे में ये कहा है कि हमें अपने वेग को रोकना नहीं चाहिए। यदि किसी भी कारण से वेग रुके तो वो हमारे शरीर में ऑपोजिट सर्कुलेशन पैदा करते हैं, जिससे हम रोगी हो जाते हैं। वेगों को यथासंभव अच्छे मार्गों के द्वारा निकाल देना चाहिए। अच्छे मार्ग का मतलब ये है कि उसका उचित परिहार करके, जो भी उसके लिए चीजें बताई गई हैं उनके द्वारा उनका परिहार करके उनको निकालना चाहिए। छींक अगर हम रोकते हैं तो ये हमारे लंग्स पे असर डालती हैं और हमारी SpO2 वैल्यू को कम करती हैं और लंग्स को कमजोर बनाती हैं। इसी तरीके से डकार है। डकार और जम्भाई एक जैसा काम करती है। वमन है। वमन हमारी बॉडी में जो एक्सेस कफ होता है उसको रिमूव करने का काम करता है। एक्सेस कफ जब रिमूव होता है तो हमें शक्ति मिलती है। हमारा जो शरीर है वो हल्का हो जाता है और कार्य करने की क्षमताएं जो है बढ़ जाती है। वमन के बाद भूख आती है। भूख आपने देखा होगा, जो कुछ लोग काम करते करते भोजन लेना भूल जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है। भूख के बिना हम 10, 12, 15 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन उसके कारण जो लंबे समय में जो कमियां आती हैं वो हमें पता नहीं चलती। इसलिए आयुर्वेद में स्पष्ट निर्देश है कि जो भी आपका उम्र के अनुसार खाने का पैटर्न है, विरुद्ध आहार का जो पैटर्न है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। उसके अनुसार हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए और भोजन को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमें जितने भी ये बीपी, शुगर, थायराइड जैसे रोग हैं जो शरीर में कमियां लाते हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण उत्पन्न होते हैं, वो नहीं होते और हम स्वस्थ बने रहते हैं। उसके बाद प्यास है। प्यास के साथ भी सेम भूख वाली कंडीशन होती है। उसके बाद श्वास है। श्वास के बारे में हम लोग ज्यादा जानते नहीं है।
श्वास एक प्राकृतिक घटना है जो आ रही है और जा रही है। इसके बारे में इतना जान लें कि राइट साइड से सूर्य स्वर चलता है और लेफ्ट साइड से चंद्र स्वर चलता है। यदि आपकी बॉडी में भोजन का पाचन ना हो तो सूर्य स्वर चलें, और यदि आपकी बॉडी में जल का पाचन ना हो, जूसेस का, खीरे का पाचन ना हो, तो लेफ्ट स्वर चलाएं, तो इनका पाचन इजीली हो जाता है। इसके अलावा इनके और भी बहुत सारे रोल हैं। बहुत सारी टेक्निक्स में श्वास विज्ञान का प्रयोग किया जाता है, इसे हठ विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आती है नींद। जो लोग प्रॉपर नींद नहीं लेते या जिनको प्रॉपर नींद नहीं आती, रीजन कोई भी हो सकता है। हालांकि आयुर्वेद में इसका भी वर्णन है कि नींद कितने प्रकार की होती है, कैसे आती है, कैसे लाई जाती है, और नींद नहीं आती तो क्या रोग उत्पन्न होते हैं, वो सारा डिटेल है। पर यदि किसी भी कारण से हमें प्रॉपर नींद नहीं आती तो हमारे शरीर में थायराइड बिगड़ जाता है। और फाइनली जो आता है वो है शुक्र। यदि हमारे शरीर में शुक्र की मात्रा बढ़ती है तो हमारा ओज बढ़ता है। इसीलिए बाल ब्रह्मचार्य के लिए, बाल ब्रह्मचार्य का मतलब ये नहीं है कि आप त्यागी हो जाएं, सांसारिक ना रहें। बाल ब्रह्मचार्य का मतलब ये है कि जब तक शादी की उम्र नहीं होती, गृहस्थ जीवन नहीं बिताते, तब तक शुक्र का सावधानी पूर्वक मतलब उसको संचय करना चाहिए। इसी तरीके से इसके भी अपने नियम है, तो इन नियमों का पालन करने से हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। आपका किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर वामन क्या है? वमन है, वो वमन। गलत लिख गया होगा। वमन है, वमन। वमन हाँ मतलब यस सर, होता है वमन वोमिट, क्या है? वोमिट करना। ओके सर। यस सर। सर ये सब आयुर्वेदा के हैं? हाँ जी, सब आयुर्वेद में आता है। और अगर हम इन छोटी छोटी बातों को जानते हैं तो हम इन्हीं से ही उपचार बनाते हैं और इन्हीं को ही उपचार में प्रयोग में लाते हैं। जैसे मान लीजिए 13 वेग है, अगर कोई रुकता है तो आपको बीमारी का कारण बनेगा। और यदि इन द्वार को खोल दिए जाए, हमारे शरीर में टोटल 10 द्वार होते हैं, यदि उनको खोल दिया जाए और वहां की गंदगी बाहर निकल रही है तो हमें बीमारी लगेगी क्यों? जी सर, स्टार्टिंग प्रोसेस क्या हमें पता नहीं चले, या शुरू से जैसे किसी को आ चुकी है, हम आयुर्वेद का सहारा लें, तो हम स्टार्टिंग कैसे करें? स्टार्टिंग ऐसे करिए, आप ये देखिए आपको क्या समस्या है, कोई समस्या बताइए, कोई सर रोग। समस्या तो आजकल मेन है, 2-3 बीमारियां हैं, कोई एक डायबिटीज कोई है, बीपी कोई एक है। कोई एक ले लीजिए। डायबिटीज है। डायबिटीज ले लें। डायबिटीज जी। कहाँ पर होती है? शरीर के किस ऑर्गन में डायबिटीज होती है? पेनक्रियाज, पेट में। पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज पेट के कौन से हिस्से में है? ये देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ। इस जगह पर पैनक्रियाज होगा या नीचे होगा? यस सर। कौन से में होगा, 7 में, 8 में? नहीं पता। सर 7 में। 7 में होगा, वेरी गुड। ठीक है, अब 7वें नंबर का जो यहाँ पर है पैनक्रियाज का जो स्थान है, ये मार्कर दिख रहा है आपको? जी सर। इस जगह पर पैनक्रियाज की स्थिति होगी। जी। ठीक है। अब यहाँ जी। पे सबसे नजदीक कौन सी चीज है जो गंदगी बाहर फेंक सकती है? एक तो नाभि है। यस सर। नाभि में अपनी प्रकृति के अनुसार तेल लगाया जा सकता है। ठीक है। जी। दूसरा सुनिए, यहाँ पर देखिए छोटी आंत और बड़ी आंत आ रही है। यस सर। इनकी क्लेंजिंग के लिए अरंडी का तेल लगाया जा सकता है। जी। अगर आपको मोशन प्रॉपर होता है तो भूख बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? सर भूख बढ़ेगी। बढ़ेगी। अगर भूख बढ़ेगी तो खाना पचना भी जरूरी है, उसके लिए हमें लीवर का काम चाहिए। यस सर। अगर भूख बढ़ी है और आप एक्सरसाइज करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो लीवर का एक्टिवेशन होगा। यस सर। ठीक है। अब दूसरे पक्ष पे जी। आते हैं। शुगर या तो पीपी होगी या फास्टिंग होगी। डायबिटीज दो ही होती है, हाइपो और हाइपर। यस सर। अगर आपको हाइपो है, जिसके अंदर आपका फास्टिंग लेवल बढ़ा रहता है, तो आपको प्रोटीन अधिक मात्रा में सेवन करने हैं, ये मैं पीछे क्लास में भी बताया था। जी। और अगर आपकी हाइपर प्रकृति है तो आपको मीठा खाना है, जी। स्टार्च वाली चीजें लेनी है। अब यहाँ पर आप देखिए, आपका बॉडी फंक्शन तो ठीक हो गया, क्या आप वो फूड इंटेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो रिकवरी जरूर होगी। आपने सूजन भी जी। निकाली, स्टूल भी निकाला है, और ये यहाँ के सबसे नजदीकी रास्ता एनस
यूरिनेशन का, एनस का और नाभि का है। तो यदि आपने ये 3 चीजें कवर करी तो आपकी डायबिटीज जी 100% ठीक होती है, कंट्रोल। 5-6 महीने लगती है। ठीक है। मतलब अब आयुर्वेदा फॉलो करने से सारी बीमारी कंट्रोल हो जाती है। देखिए, आयुर्वेद जो है वो आयु को बढ़ाने वाली टेक्निक्स ही है, और आयु तब बढ़ती है जब आप निरोग रहेंगे। जी तो आप आयुर्वेद के ना असल में 2 हिस्से हैं, एक आधारभूत आयुर्वेद और एक आयुर्वेद। आधारभूत आयुर्वेद में किसी भी दवाई का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें केवल आपके खान पान और शरीर को समझाने की प्रक्रिया बता रखी है, आपका शरीर कैसे काम करता है, कौन से फंक्शन को एक्टिवेट होने से कौन सा फंक्शन डीएक्टिवेट होता है, या किस तरीके से हमारी बॉडी के फंक्शन काम करते हैं। इसके अंदर अगर आपकी औषधियां भी आती हैं तो आपके खाने पीने की चीजें हैं, आपने रोटी खाई तो आप पे क्या प्रभाव पड़ा, आपकी रोटी में क्या चीजें हैं, आपने फल खाए तो आप पे क्या प्रभाव पड़ा, उसमें कौन से मिनरल विटामिन हैं, ये सारी चीजें चलती हैं। ठीक है। और जो आयुर्वेद जी है उसमें औषधियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम भोजन का प्रयोग करते हैं अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने रोगों के अनुसार, और शुद्धि क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और जो आयुर्वेद आता है उसमें हम दवाइयों का, कि भाई अब उनको ये पता है कि लोग रूल्स फॉलो नहीं कर सकते, तो उनके लिए दवाइयां बताई गई हैं। तो जो लोग रूल फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, जो नहीं करना चाहते उनके लिए औषधियां। तो आयुर्वेद आपका दोनों चीजों को कवर करता है। सर, अगर कोई सीखना चाहे तो कितना टाइम लगेगा, और हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम अपने आप फील कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है या ये दूसरे को बता सकते हैं, तो कितना टाइम लगेगा हम इसको प्रॉपर सीखने में? देखिए, चीजें बहुत छोटी छोटी हैं। आपने अपनी नानी को देखा था कभी, नानी या दादी को पकड़ पकड़ के कान में तेल डालती थी, यस सर। याद है? यस सर। क्या आपको या उस उम्र के लोगों को कभी सर्वाइकल होता था? नहीं सर। आज डॉक्टर मना करते हैं कान में तेल नहीं डालना, आज यस सर्वाइकल सर। ज्यादा मात्रा में है। सर 100% ही है, 1% ही बचे हैं लोग। बहुत कम लोग बचे हैं जिनको सर्वाइकल ना हो। अब यस आप सर। यस तो सर। आपके आसपास कोई भी व्यक्ति जिसको सर्वाइकल हो और बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो सर्वाइकल की, उसके कान में सरसों के तेल की 5-5 बूंदे भर के और रुई लगा दीजिए, और रात को उसको सुला दीजिए। सुबह उठेगा वो कहेगा मेरे सर्वाइकल में 60% आराम आ गया है। आप ये प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, आपने सिर्फ कान में गुनगुना तेल डाल दिया और सुबह देखेंगे इतना आराम आ गया। अब ये आराम क्यों आया? वहां पे वायु बढ़ी हुई थी, ड्रेनेज थी, खालीपन था। यस सर। भाई आकाश स्थान पे तो वायु होती है, और सर्वाइकल वायु जी से संबंधित रोग है जिसके अंदर हमारी हड्डियों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो हमने जब उसको ऑयल दिया तो उसको न्यूट्रिशन और चिकनाई मिली। जी 60-70% वो तुरंत रिलीफ करता है। अगर आप में से किसी को भी सर्वाइकल है तो कल की क्लास में आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं, आज रात को तेल डाल लीजिएगा। जी सर। अब सर आपने, टाइमिंग आपने नहीं, हाँ जी, कितना टाइम पीरियड लगता है सर इस मतलब इस उसको विधि को सीखने में, आयुर्वेदिक? देखिए कोई टाइम नहीं लगता, इसमें सिर्फ सूत्र होते हैं, आपको वो समझने होते हैं, याद करने होते हैं। अब आपको ये बताया कि तेल डालने के ये नियम है, उन नियमों को फॉलो कीजिए, आपको समझ आ गया। 1-2 पेशेंटों को कराओगे आपको खुद ही समझ आ जाएंगे ये कैसे काम कर रहे हैं। सर वो इसके तो समझ में आ जाएगा सर, हमें पहचानने में कितना टाइम लगेगा कि किस इंसान को क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से हमें उनको मतलब ये इलाज देना है? अच्छा, अब इसमें आप ये देखिए, कोई आदमी आपके पास आता है और वो कहता है मुझे सर्वाइकल है, जी कितनी देर लगी आपको पहचानने में? उसने बता दिया। दूसरा, अगर कोई आदमी आपके पास आता है और गर्दन बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है, हिला रहा है, आपको पता लग गया कि वो इस जगह का मूवमेंट ज्यादा कर रहा है, यानी उसको यहाँ ये इशू हो रहा है। यस सर। इससे आपको पता लग गया कि यहाँ पे सर्वाइकल है। यस सर। ठीक है। कोई आदमी आ रहा है, आपके सामने बैठा है और बार बार किसी चीज को हिला रहा है, या पैर हिला रहा है, या हाथ पैर हिला रहा है, या गर्दन आंखें इधर उधर चला रहा है, आपको समझ आ जाना चाहिए कि इस व्यक्ति की वायु बिगड़ गई है। जी सर। अब मतलब वायु, आप सिम्टम बताओगे सर, ये कि ये वो कर रहा होगा तो बंदा, कि उसको ये पहचान बताओगे आप? ये ध्यान रखेंगे आप, ये सारा रिटर्न वर्क है, इसको लिख जी के देना बहुत मुश्किल है, आपको खुद लिखना होगा और एक्सपीरियंस करना होगा। यस सर। जैसे मैंने अभी अपान वायु का बताया कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं अपान वायु में, गैसेस कितने प्रकार से बनती है, कितनी आवाज करती हैं, कितना उसमें वो आता है, तो हर एक 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 टॉपिक को
एलोबरेट किया जा सकता है। आप उसको कॉपी पे नोट करके रखिए और लोगों से उसका मिलान कीजिए, आपको उनकी प्रकृति समझ आने लगेगी। यस सर। ठीक है, प्रकृति क्या है, तीन है। वात पित्त का, जी। वात में ड्राइनेस है, जल्दबाजी है। पित्त में गुस्सा है और लड़ने की प्रवृत्ति है। और कफ के अंदर शांति है, ये किसी से लड़ता नहीं है, इसको हम बोल सकते हैं आलस्य है और ताकत है। वात आपके शरीर जी। सूखेपन के रूप में नजर आएगी। पित्त आपके आपके शरीर पर जलन या लाल धब्बे के रूप में नजर आएगी। कफ आपके शरीर पर सफेद दाने, सफेद रंग या चिकनाई के रूप में नजर आएगा। ठीक है। जी सर। अब आपको शरीर पर ये लक्षण दिखे तो वात को नष्ट करने के लिए तेल लगाएं। पित्त को नष्ट करने के लिए, नष्ट करने का मतलब होता है दबा देने के लिए, खत्म करने के लिए आप देसी घी का प्रयोग करें। और कफ को नष्ट करने के लिए शहद का प्रयोग करें। सर कभी कभी किसी को तो सारी प्रॉब्लम होती है। सारी प्रॉब्लम होती हैं तो आप जो प्रॉब्लम सबसे पहले देखते हैं उसका इलाज कर दीजिए। जी सर। हाँ जी, इन चीजों में कोई टाइम नहीं लगता। ये एक बार सूत्र समझ आते हैं तो अपने आप ही चीजें चीजें क्लियर होने लगती हैं। अब सर एक आप चीज, कब कोर्स कर रहे हो शुरू इसका? नवरात्रों के बाद। जी सर। चलिए, और जी सर पूछिए। जिनको घुटनों में दर्द होती है, सर हम्म, जिनको घुटनों में दर्द होती है, उनका फिर कौन सा क्या खराबी होती है? अधिकतर आजकल लेडीज को घुटनों में जो दर्द होती है। जी देखिए, सबसे पहले आप देखिए, लेडीज मोस्टली जैसा मैंने अभी बताया भावुक होती हैं, उनमें एनेमिक होती हैं वो। तो खून का दौरा पैरों में नहीं जाता, जिसका मेन कॉज कमर है, क्योंकि कमर से ही खून नीचे की ओर जा रहा है। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो कमर पे होता है। यदि लेडीज कमर पर तेल का लेप करें और सिकाई करें तो 11 से 21 दिन में रिजल्ट दिखाई देना शुरू होगा कि घुटनों में आराम आ गया। पहली चीज। दूसरी चीज, घुटनों में पानी भरा होता है, घुटनों का पानी आपने निकालना है। उसके लिए आप कोई भी ऐसी चीज जो यूरिन बढ़ाती हो प्रयोग कर सकते हैं, जैसे खाली पेट, खाली समय पर खीरा खाना और 1 घंटे कुछ ना खाना पीना। ये आपकी बॉडी से पानी को निकालता है और गैस नहीं बनाएगा। और यही खीरा यदि आप खाने के साथ खाएंगे, बहुत गंदे तरीके से गैस बनाता है, एसिड बनाता है। काली मिर्च, जितना आपका वजन है 10 किलो पे एक काली मिर्च का दाना सुबह खाली पेट निगला जाता है 1 गिलास पानी के साथ। इसको आप 11 दिन 21 दिन कर लीजिए, आपकी बॉडी में जितनी सूजन होगी सारी निकाल देगा। जिन लोगों को सूजन की वजह से वेट बढ़ा हुआ हो, 21 दिन करके देख लें, आंसर आपके सामने होगा। कम से कम, कम से कम 3 किलो से लेकर 10 किलो तक पानी निकालने की क्षमता रखती है काली मिर्च। तो मतलब जब एक हम, काली मिर्च का दाना जो होता है वो लेके खाली पेट सुबह-सुबह खा लें, पानी के साथ, खाना नहीं है, निगल निगलना लें। है, साबुत निगलना है। अच्छा, सिर्फ साबुत निगलने हैं। हाँ जी, गुनगुने पानी से। तो उससे मतलब घुटनों के दर्द वगैरह में आराम आ जाता है। आप दर्द कहते में हैं पानी निकलता है। यूरिन, यूरिन खुल के आता है। यूरिन खुल के आएगा तो आपके घुटने के दर्द, जो सूजन है वो कम होगी। सूजन कम होगी तो आपके घुटने में दर्द बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अब जब दर्द बढ़ता है तो आप देखिए वहां पर ब्लड प्रेशर कम है, लिम्फेटिक क्लेंजिंग नहीं है, या हड्डियों का घिसाव है। उसके अनुसार तेल का चयन कीजिए और वो लगाइए। तो वो कैसे पता चलेगा कि कैसे दर्द है, बढ़ रहा है तो? ये इसके लिए आपको टेस्टिंग करानी होती है। अगर वो कह रहे हैं हड्डियों का गैप कम हो रहा है तो कार्टिलेज खत्म हो रही है, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया तेल रहता है तिल का तेल और अरंडी का तेल। 20% अरंडी का तेल और 80% तिल का तेल। मिलाकर इसकी मालिश घुटनों पे करी जाए। और अगर केवल नस ब्लॉक है तो फिफ्टी हम्म। फिफ्टी आप सरसों का तेल भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। 50% अरंडी का तेल, 50% इसका तेल आपका सरसों का तेल। अगर दर्द बहुत ज्यादा है तो इसी में 50% आप मिट्टी का तेल भी मिला सकते हैं, ये दर्दों को बहुत तेजी से खींचता है। कभी आपको दर्द हो, आप मिट्टी का तेल लगा लीजिए उस जगह पर, दर्द खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मगर मिट्टी के तेल से तो सर स्मेल बहुत तेज चढ़ेगी ना? हाँ, इनको वैसे शोधित अवस्था में भी मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं व्हाइट आइल। अगर व्हाइट आइल आपको मिलता है तो ये भी दर्द निवारक होता है। वाइट वाइल, वाइट, अच्छा। हाँ जी, ये दर्द निवारक होता है। अगर आप थेरेपी वगैरह दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
हल्की सी स्मेल आती है इसमें मिट्टी के तेल की, पर ये प्योर फॉर्म में होने की वजह से ज्यादा स्मेल नहीं मारता। अच्छा। और सर जैसे आप कह रहे हैं कि कमर ही कारण होता है, तो यानी कि जिनकी टांगे सूज जाती हैं, अधिकतर लेडीज की आजकल देखते हैं हम, टांगे सूजी हुई अब मैं होती है नीचे। टांगों पे आता हूँ। आप एज बताइए, एज फैक्टर बताइए महिलाओं का क्या है, मैं उसके हिसाब से आपको सर्कल बताता हूँ कि बीमारी कैसे बनती है। तो जैसे 70+ की लेडीज होती हैं या 80+ में आ रही हैं लेडीज, उनका अधिकतर देखा है कि वो चल नहीं पाते हैं और उनको मतलब पाँव भरता बना हुआ होता है, उन लेडीज का पाँव तो रख ही इसमें नहीं होता है पाते। कि ये जो पेशेंट होते हैं माल न्यूट्रिशन के पेशेंट होते हैं, इनकी बोन्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जो मैंने आपको रक्त रस माद मेद अस्थि मज्जा वो जो फार्मूला दिया था, इन लेडीज पे जो अबव 60 है ये फार्मूला लागू होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, उनको टाइम से खाना खिलाना है और हल्की एक्सरसाइज करानी है जिसमें घुटनों पर जोर पड़ता हो। अगर वो उसको कर पाए तो बिलीव कीजिए 6 महीने के अंदर घुटनों के दर्द में 80% तक राहत मिलती है। 80% तो तक राहत मिलती है। सर घुटने की एक्सरसाइज करेंगे और घुटने में ही दर्द होगा तो कैसे एक्सरसाइज हो पाएगी घुटने की में? हाँ, उसके लिए ये होता है कि जिस जिस लेवल पर आपको दर्द की शुरुआत होती है बस आपने वहीं तक एक्सरसाइज करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन लिम्फ सर्कुलेशन एक्टिव हो जाता है, जिससे धीरे धीरे कैपेबिलिटी बढ़ने लगती है। इसीलिए मैंने बोला कि 6 महीने तक लग जाते हैं। तो बेसिकली मैल न्यूट्रिशन की वजह से हुआ। जी, 60 साल की उम्र के बाद माल न्यूट्रिशन है। अगर 60 से पहले है, मतलब 40 और 60 के बीच में अगर आप बात करें, तो यहाँ पर जो रोग हम लेंगे वो कमर का लेंगे। 40 से पहले अगर किसी महिला को घुटने में समस्या आ रही है या कमर में दर्द हो रहा है तो हम उसको पीरियड से जोड़ के देखेंगे कि वहां पे कहीं ना कहीं पीरियड इशू होता है। तो यहाँ पे हम 4 स्टेप्स को लेते हैं। सबसे पहले महिलाओं में हम लेते हैं पीरियड्स को, और पुरुषों में हम लेते हैं यूरिन को या प्रोस्टेट को। उसके बाद हार्मोनल डिसबैलेंस को, फिर कमर को, और कमर के बाद घुटने को। तो हम जब उपचार करते हैं तो इसी तरीके से रोग पैदा होंगे, इसी तरीके से रोग खत्म होंगे। जैसे एक स्टेप क्लियर होता है तो पीछे के रोग निकल आएंगे, पीछे का स्टेप क्लियर होंगे तो उससे पीछे के रोग निकल आएंगे। तो करते करते वो धीरे धीरे बॉडी बैलेंस होती है। तो उम्र बढ़ने के बाद क्योंकि कंट्रोल नहीं की जा सकती, तो वहां पर हम एक्स्ट्रा फूड खिला के वो जो कमजोरियां आ गई हैं उनको खत्म करवाते हैं। तो जेंट्स में जैसे टांगों में दर्द होती है 40 और 60 के बीच में, हाँ जी। जेंट्स को भी जैसे हो जाती, खिंचाव आ गया नसों में और दर्द हो गई, तो हम्म, फिर वो भी कमर के साथ ही जॉइंट हुआ, यानी उनकी कमर में कोई परेशानी है तभी? बिल्कुल। देखिए जेंट्स में क्या समस्या होती है, जेंट्स अपनी जेब में पीछे पर्स रखते हैं, उसको हटवाइए। पॉकेट में मोबाइल और सामान भर के रखते हैं, उनको कम करवाइए। अलग से आप उनको बैग दे सकते हैं, तो उससे इस समस्या में राहत मिलती है। और क्योंकि घुटने के दर्द आ चुके हैं तो पहले उनको यूरिन कराया जाएगा, यूरिन बढ़ाया जाएगा। नॉर्मली यूरिन मैक्सिमम 20-22 दिन में कवर अप हो जाता है। उसके बाद रिकवरी के लिए जो वेरियस प्रकार के ऑयल्स होते हैं वो लगाने के लिए और उसके लिए दे दिए जाते हैं। और उनको कहा जाता है कि आप एक्टिव रहें, ध्यान रखें कि आपके शरीर में यूरिन इकट्ठा ना हो पाए। तो वो प्रोसेस उनको समझाना पड़ता है कि यूरिन इस तरीके का आता है। कभी वो प्रेशर के साथ आएगा, कभी हल्का आएगा, कभी बिखरेगा। ये सब चीजें नोट करनी होती हैं और इसी के अकॉर्डिंग बॉडी पे तेल लगाए जाते हैं और खाना पीना उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो मतलब अभी जब जैसे आप बता रहे हैं तो इसमें भी फिर कमर पे जैसे हमें तेल लेप लगाना होता है, ऐसे ही जेंट्स को भी कमर पे लेप लगाना पड़ेगा? कमर पे लेप लगाएंगे और यूरिनल एरिया के आसपास लेप लगाएंगे, ब्लैडर रीजन पे खासकर तेल लगाएंगे। वही अरंडी का मिक्स करके ना, अरंडी जो नहीं आप? लगाया जाता मैम। अरंडी का 10% और 20% लिया जाएगा, बाकी दूसरे तेल मिलाए जाते हैं। अरंडी का तेल सबसे गर्म तेल होता है, अगर आप कहीं लगाएंगे तो उस स्थान को जलाने की ताकत रखता है वो। अच्छा। हाँ जी। तो अरंडी का तेल कभी भी ब्लैडर रीजन पे इतनी बड़ी मात्रा में नहीं लगाया जाता जब तक कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन ना हो। तो अच्छा, यहाँ वो पर लातों पे लगाना है सिर्फ तलवों पे लगा 50%? तलवों पे लगा सकते हैं गर्म करने के लिए। जिनके पैर ठंडे रहते हो, लंग्स के इशू हो, उनको आप पैरों पे लगा सकते हैं, क्योंकि पैरों की जो त्वचा होती है वो बहुत मोटी होती है। ठीक है सर। तो इधर कमर पे सिर्फ
परसेंट ही बता रहे हैं आप लगाएं, मतलब थोड़ा सही ये लगा। आपने करना है मैक्सिमम 30% तक अरंडी का तेल यूज करिए स्किन के ऊपर, उससे ज्यादा यूज मत कीजिएगा। और बाकी सरसों का तेल मिक्स करके। हाँ जी, सरसों का मिला लीजिए, जैतून का मिला लीजिए, नीम का मिला लीजिए, तिल का मिला लीजिए, नारियल का मिला लीजिए। ये अकॉर्डिंग टू डिसीज देखा जाता है, गर्म तेलों को ठंडे रोगों में और ठंडे तेलों को गर्म रोगों में प्रयोग किया जाता है। ठीक। जी, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? सर नाक में अगर ड्राइनेस हो तो क्या करें? नाक में ड्राइनेस हो, इसके लिए सबसे अच्छा है, एक तो नाभि में तेल लगाएं सरसों का, नाभि में तेल भर के रखें और 10-15 मिनट लेटे रहें। दूसरा, पैरों को गर्म करें। जिनके नाक में ड्राइनेस आती है उनके पैर ठंडे रहते हैं और पैरों में भी ड्राइनेस होती है, तो पैरों को गर्म पानी में सिकाई करके, रात को सोते समय सिकाई करके और फिर सोएं। और सोने से पहले सरसों के तेल की मालिश करके सोएं। और अगर पैर फटे हुए हैं, क्योंकि जो महिलाएं पानी में ज्यादा काम करती हैं तो पैर भी फट जाते हैं, या सूजन होती है तो पैर फट जाते हैं, उनको जो है सरसों का तेल और मोम गर्म करके एक लेप बना लेना चाहिए, वो पैरों में लगाकर फिर सोना चाहिए। उससे गर्मी निकलती है पैरों में, तो लंग्स की रिकवरी होती है और नाक जो है उसमें धीरे धीरे पानी भरने लगता है। दूसरा, आप इसमें एक प्रयोग कर सकते हैं, ऑट्रिविन आती है, आप उसे सूंघ सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, लवेंडर ऑयल आता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें अच्छा। कोई भी ऐसी चीज जो आंखों से आंसू लाने का काम करे, वो नाक से पानी भी ला सकती है, तो ऐसी चीजें सूंघी जाती है। ठीक है, नाक में तेल भी टपका सकते हैं। लेवेंडर ऑयल के कितनी बूंदे डाल सकते हैं? डाली नहीं उसको जाती, ही मिक्स कर रुमाल पे लगाएंगे आप लवेंडर ऑयल। लगा। जी, और उसको बार बार सूंघेंगे। अच्छा, हाँ जी। थैंक जो यू। नाक की हड्डी बढ़ जाती है वो भी इसी में ही होता है? नाक की हड्डी टॉक्सिन्स लेवल बढ़ने से होती है, उसके लिए आपको सूत्ररेती की आवश्यकता पड़ेगी। जी सर। जी, वो योग में एक प्रक्रिया होती है, नाक में रस्सी डाल के मुंह से निकालते हैं और रस्सी को चलाते हैं। ऐसा करने से नाक की हड्डी गल के निकल जाती है। नहीं तो इसको ऑपरेट कराया जाता है, 2 साल 3 साल में वो दोबारा बन जाती है। सिर्फ इसका एकमात्र उपाय ये है कि अगर नाक की हड्डी बढ़ गई है तो सूत्र नेति करें, ये सबसे बेस्ट उपाय है। ये भी लगभग 3 महीने में सर 10-12 जल नीति भी की हड्डी बढ़। फायदा करती है ना? जल नीति, मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोला आपने? जल नीति भी कर सकते हैं ना? नहीं, सूत्र नेति, नाक की हड्डी बढ़ने की अवस्था में सूत्र नेति की जाती है। उसमें अनुलोम विलोम भी फायदा करता है ना? कहते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट देखा नहीं गया। जबकि सूत्र अच्छा। नेति क्योंकि नाक को सीधा रगड़ रही है, तो वो हड्डी कट के गिर जाती है, ब्लीडिंग होती है, और वो जो गंदगी होती है वो निकल जाती है वहां से। और इसके प्रैक्टिकल अच्छा। मतलब किए हुए हैं, मैंने खुद अच्छा। देखे अच्छा। भी हुए हैं, पेशेंट को करवाए भी हुए हैं, तो रिजल्ट आ जाते हैं। ये सबसे बेस्ट है। अच्छा। अच्छा। वैसे कई कहते हैं ना ऑपरेशन कराना पड़ता है, तो उससे ये सूत्र नीति बेटर है। देखिए, ऑपरेशन में क्या होता है, आपने ऑपरेशन करवा लिया, 2 साल 3 साल में वो टॉक्सिसिटी फिर बनेगी, नाक की हड्डी दोबारा बढ़ जाती है। जिन लोगों ने ऑपरेशन करा रखे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन अच्छा। जिसने एक बार सूत्र नेति कर ली, जब भी उसकी नाक में दिक्कत आएगी वो दोबारा से सूत्र नेति कर लेगा, क्योंकि उसने पहले कर रखी है। तो एक बार जो ठीक है। सूत्र नेति ठीक। कर लेता है उसे लाइफ टाइम नाक में हड्डी बढ़ने की समस्या दोबारा नहीं होती, ये गारंटी है। ठीक। तो वो स्नोरिंग भी उसी सुत्रनेति से जो करते होती हैं है? वो बार हाँ जी, सर स्नोरिंग भी बार बार उसी से? कर एक 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 करके मैम। हेलो, हेलो। जी चंचल जी बोलिए, ये रीता जी बोलिए। ठीक है, रीता जी अपना माइक खोल लीजिए। सर नाक की हड्डी बढ़ने से स्नोरिंग भी बहुत होती है ना? हाँ जी, हमारे स्नोरिंग की बेटे को समस्या। होती है स्नोरिंग, तो क्या कर सकते हैं? अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो मॉडल टाउन के पास दिल्ली योग सभा है, वहां पे नीति अच्छा। कराई जाती है सुबह 6 से 10 बजे के बीच में, डेली होती है। आप वहां जा सकते हैं। अच्छा।
ठीक। जी चंचल जी, आप कुछ पूछ रहे थे? सर मैं यही पूछ रही थी, जो डेली सूत्र नेति करेगा तो उनको डेली पेन नहीं होगा? वो शुरू में होता है, बाद में आदत पड़ जाती है, कुछ नहीं पता लगता। जी सर। हाँ जी। जब एक चीज को आप बार बार करने लगते हैं ना, तो ये समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं और परेशानियां भी नहीं होती। तो सर नाक की हड्डी बड़ी होती है वो लोग खराटे लेते हैं या खराटे कौन लोग लेते हैं? खराटे वो लोग लेते हैं जिनका गला चौक होता है या जिनके नाक में मांस थोड़ा सा ज्यादा होता है। जो हड्डी बड़े वाले लोग हैं वो अलग कंडीशन है, वो इसी कंडीशन की वर्स्ट कंडीशन है, खराब कंडीशन है। तो जिसकी नाक की हड्डी बड़ी है उसको तो सूत्रनेति करनी है, और जिसको खरांटे आते हो आप नाक में तेल डाल दीजिए, उनको जुकाम लगेगा और आराम मिल जाता है। सर नाक में कौन सा तेल डालना चाहिए? बादाम रोगन बेस्ट है। 5-5 बूंदे डाल के और लटका के रखिए, उसे खींचना नहीं होता। कम से कम 10 मिनट तक तेल को खुद की शक्ति से नाक के अंदर जाने दीजिए। ऐसा करने से जुकाम लग जाता है और जो भी गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है। अच्छा, मतलब 5 बूंदे दोनों 5-5 बूंदे डालनी है नाक में। और अपने आप वो जाता रहे, थोड़ा पीछे की तरफ करना चाहिए हाँ, पेशेंट को। ऐसे करके लटका के लेट जाइए। हम्म। अगर किसी को मोटापा है, थायराइड की समस्या है, तो सर पीछे लेने से ये एरिया भी सारा खींचेगा, तो इससे थायराइड पे भी अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो जो तेल है वो तो अपना फायदा कर रहा है और खिंचाव स्ट्रेचिंग अपना फायदा कर रही है। ठीक। तो सर ये खतरनाक होते, कहते हैं कि जिनका वो हार्ट की होती है उनको, उनका ये स्नोरिंग होती है, मतलब खराटे वही लोग लेते हैं जो दिल के नहीं मरीज होते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि ईसोफेगस सिकड़ा हुआ है, तो जो ऑक्सीजन हार्ट को मिलनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। उस वे में वो नुकसानदायक है, हाँ रिस्की नहीं होती। धीरे धीरे बॉडी का जो डाइजेशन का जो सिस्टम है, एसिमिलेशन का जो सिस्टम है, एलिमिनेशन का जो सिस्टम है, वो वीक होने लगता है। तो शरीर से गंदगी बाहर नहीं जाती, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, ऑक्सीजन कम होती है, तो उसकी वजह से वेरियस बीमारियां पैदा हो सकती हैं जो हार्मफुल हो सकती हैं। बट ये एक बहुत स्लो और बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। हैं। पर सर जैसे हम लोग बाहर ट्रेवल करते हैं, कई बार हम देखते हैं कई लोग सिर्फ नाक में ही हाथ डालते रहते हैं, मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं नाक में ही हाथ डला हुआ है, नाक ही साफ होता जा रहा है उनका। तो बड़ा इरिटेबल भी लगता है देख के। बट क्या वो लोग भी किसी प्रॉब्लम से होते हैं या ये मतलब बाय नेचर होता है कि वो लोग नाक साफ करते रहते हैं, या कुछ उनको तकलीफ हो रही होती है तो वो कर रहे होते हैं? देखिए, नेचर का एक लॉ है कि बिना कारण कोई घटना नहीं घटती। तो यहाँ पे एक घटना हम मान सकते हैं कि ये घटना है। अब घटना क्या हो सकती है? नाक हमारी इंटेस्टाइन को शो करती है, खासकर सिग्मॉइड रीजन को। यदि वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बना हुआ है, मोशन से संबंधित समस्या है, मोशन खुलकर नहीं आते, स्टूल दिन में 3-4 बार व्यक्ति जाता है, चिपचिपा आता है, तो नाक में खुजली होती है, ऐसे व्यक्ति नाक में उंगली डालते हैं। दूसरी चीज, नाक में ड्राइनेस हो, वो व्यक्ति नाक में उंगली डालेगा। तीसरी चीज, यदि उस व्यक्ति को भावुकता की समस्या है, तो वो व्यक्ति सफाई को लेकर थोड़ा एक्टिव रहेगा, तो उसने नाक का द्वार चुना है, तो उस व्यक्ति को भी नाक की सफाई का मन करेगा। तो यहां पर मैंने ये बताया था कि जो हमारा थर्ड लेवल का जो मांस का डाइजेशन होता है, जब वो नहीं होता, तो उसके जो टॉक्सिन्स हैं, आंख का मैल, नाक का मैल, कान का मैल, वो उसको कुरेदने लगेगा, उसको निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस में वो उसको ऐसा लगता है कि वो अटका हुआ है। तो हमें मांस को शुद्ध करने के लिए सीट्रस फ्रूट के सेवन को बढ़ा लेना चाहिए, लीवर के फंक्शन को एक्टिव कर। ऐसा करने से वो जो नाक में उंगली डालता है वो खत्म कर देगा। मुश्किल से इसमें 40 दिन लगेंगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। मतलब खट्टे फल किसी भी तरीके के खाने शुरू कर दे, संतरा हो गया, नींबू का रस हो गया। बिल्कुल ठीक। ठीक है। संगीता जी, आप कुछ पूछ रहे थे? सर आपने जो तेल लगाने के लिए बताया था ना, ब्लैडर रीजन में और काक में, 2 दिन लगाया मैंने, मुझे बेटर फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, मुंह कम सूख रहा है। जी। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ब्लड सर्कुलेशन, जैसे आधा घंटा भी एक जगह बैठी रहूं फिर उठ के खड़ी हूँ, तो सीधे खड़े नहीं हुआ जाता, ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं वो हो रहा है, बाधित हो रहा है।
मैम पहले उसके तो लिए सबसे क्या पहले solution? अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू, क्योंकि मेरे ख्याल वो से कितने दिन तक नाभि में भी वो रखी थी सर, आपने बोली थी कि बत्ती बना के रख के सोना है 2 दिन से, तो ये कितने दिन तक कर सकते हैं सो दैट प्रॉब्लम थोड़ी रिजॉल्व हो जाए? लगातार आपने कहा था 1 दिन करो 1 दिन नहीं करो, ऐसे करके करने के लिए। मैम तो मेरे केस में जब तक इश्यूज हैं तब तक तो आप रेगुलर कर सकते हैं। जब इश्यूज कम ओके हो जाते हैं तो स्ट्रेंथ देखनी होती है, 1 दिन की 2 दिन की। अगर आपको एक ओके दिन बाद ये लगता है कि ब्लैडर रीजन पे लगाया हुआ तेल सारा सूख गया है, तो आप उसे हम्म। कॉन्टिन्यूस रोज लगा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि वो चिकनाई अभी बाकी रह गई है, 2 दिन तक रह गई है, तो 2 दिन बाद लगाएं। 3 दिन तक रह गई है तो 3 दिन बाद लगाएं। पर क्योंकि हम लोग ड्राई प्रवृत्ति के हैं तो 2 दिन से ज्यादा वो रुकता नहीं है। मेरा तो रात में ही खत्म हो जाता है, रुकता ही नहीं है। मैम तो आप सोच सकते हैं आपकी इंटरनल बॉडी में कितनी ड्राइनेस है, सारा तेल वो पी लेती है। तेल तो पीती है, मतलब बॉडी में ऊपर नीचे जहाँ पे भी लगाओ तेल जी एकदम पी जाता है। तो मैं कितने, मतलब इसे कंटिन्यूअसली कर सकती हूँ अभी एटलीस्ट 21 दिन 30 दिन नहीं तक मैम, तो? इसे तो आप 6 महीने मान के चलिए, 6 महीने 9 महीने। और 6-9 महीने में आपकी जो बॉडी में स्टिफनेस आई हुई है, जो आप बोल रहे हो सुबह खड़े होने में दिक्कत हो रही है और ये हो रहा है, यही इसको ठीक कर देगा। ओके। कोई इशू सिर्फ लगे तो ब्लैडर रीजन और काट में लगाना ही मेन है और नाभि में बत्ती रखने हैं? जो भी आपने किया बस वही फॉलो करना है, आपने नया कुछ नहीं करना। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। अब ब्लड सर्कुलेशन कैसे बढ़ाऊं फिर मैं? वो वो अपने आप। ब्लड सर्कुलेशन उस ड्राइनेस की वजह से ही हो रहा होगा ना, कि कम है ब्लड ये, सर्कुलेशन भी? हाँ, ये अपने आप आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देगा। आपको खून बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ओके। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देखिए कि जहां तक मेरा विचार है, एक तो आपके शरीर में सूजन हो सकती है और दूसरा आपको ठंड ज्यादा लग सकती है। हाँ वो तो लगती है, मतलब ये सीजन चेंज हुआ है तो हाँ, आई एम वेयरिंग वार्म क्लोथ्स ऑल्सो, तो आपका जबकि इंटरनल, बाकी के। जी हम्म जी जी, आपका इंटरनल शरीर जो है वो ठंडा है, आपका बीपी लो है। हम्म, अब आपने क्या करना है, गर्मियों के दिन आ गए हैं, जी डेली 10 किशमिश रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसको उठकर खूब चबा चबा कर खाएं। ओके। और उसके साथ क्या दो चीज काले है? चने, किशमिश किशमिश। सर 21 बोलते थे, 21 दाने बोलते हैं, आप 10 कह रहे हो, 10 खानी चाहिए? मैम सर्दियों में और जो पचा सके, किशमिश में बहुत हाई मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ओके। तो अकॉर्डिंग 10 टू किशमिश उसको नहीं पचा पाएंगे। डेली खाएं? ओके। 10 ले लीजिए किशमिश और 2 काले चने ले लीजिए, सिर्फ 2। 2 काले चने, ओके। जी, भिगो इसको दें रात, रात में जो हाँ, सुबह खा और लें? पानी सिर्फ इतना डालना है कि किशमिश और ओके चना भीग पाए, मतलब उतना ही डूबे, उससे ज्यादा ना हो। ठीक है। और उसको सुबह सुबह चबा के खाना है और कम से कम 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। ओके। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप एक काम करेंगे, क्योंकि पहले सूजन है, हम्म, पहले सूजन निकाली जाएगी। तो जी आपने क्या करना है कि 3 दिन, केवल 3 दिन, ओके आपका जो भी बॉडी वेट है पर 10 kg एक काली मिर्च साबुत निकल लीजिए। अगर आपका ओके 70 किलो वजन है तो 7 काली मिर्च, 60 किलो वजन है तो 6 काली मिर्च। ठीक है सर। इनको साबुत निकल लीजिए और गुनगुना पानी ओके पी लीजिए, और 1 घंटे तक कुछ मत खाइए पीजिए, बाकी रूटीन आपका सेम रहेगा। ठीक ठीक है है सर, पहले ये सूजन निकालने के लिए काली मिर्च खाऊं, और एक जी। बार जब ये ऐसे कम हो जाए, मैं क्यों, सूजन मेरी सिर्फ घुटने के ऊपर ही है, राइट घुटने में, जिससे मुझे चलने में दिक्कत आ रही है, आप राइट पाँच घुटने के ऊपर। 5 दिन ले लीजिए काली मिर्च। ओके। ठीक है, फिर जब तक उसके ये, बाद किशमिश शुरू कर दूं? उसके बाद किशमिश शुरू करना, और लास्ट टाइम एक बार ओके बताना जरूर कि किशमिश इसका काली मिर्च का रिजल्ट आप पे कैसा लगा। और यहाँ ठीक पे है एक और सर। चीज बताऊं, जैसे आपने ऑयल लगाया और ये करा तो शरीर में थोड़ा सा एनर्जी लेवल एनहेंस हुआ होगा, वो 2% 3% के करीब होगा। एनर्जी लेवल में तो फर्क नहीं लग रहा है, पर ये ड्राइनेस की प्रॉब्लम जिसे कि डॉक्टर्स ने आपको बताया था, मैंने जोगन्स सिंड्रोम बोलते हैं, हम्म, जिसके कारण ही सभी जगह ड्राइनेस है, नाक में, आंख में, मुंह में, स्किन पे। हालांकि एड़ियां वेड़ियां फटी हुई नहीं है मेरी, क्योंकि मैं तेल लगाती हूँ इतना ज्यादा, अच्छा। आ, मालिश वगैरह करती हूँ। एक एक और चीज ले लीजिए। जी। हम्म, आपको चंदन का या चमेली का तेल मिल जाएगा, या गुलाब का तेल मिल जाएगा। चंदन चमेली का तेल है मेरे पास, जो सिर पे भी लगाते हैं ना लोग।
पीने वाली कंडीशन का है या लगाने वाला है? लगाने वाला सर। अच्छा नहीं, फिर नहीं। आ, पीना है। हाँ पीना होगा इसको। एक मिनट। ओके मेरे क्या तेल हो गया। सर, नारियल का तेल पी सकते हैं? नारियल का जो कोल्ड कंप्रेस्ड आता है। लीजिए, बस वो ले लीजिए। आपने क्या अच्छा। करना है, बताशे के अंदर दो ओके। बूंद नारियल का तेल डाल लीजिए। ओके। और इस बताशे को खाली पेट में, जब आपने कम से कम 1-1.5 घंटा कुछ ना खा रखा हो, ओके। खाना खाने के बाद 2-2.5 घंटे बाद आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ठीक है, 2 बूंद, दो सिर्फ 2 बूंद नारियल का तेल। बताशे में डाल के उसको चूस के ओके। खाना है। जितना चूसेंगे वो उतना फायदा करेगा आपको। ठीक है। ठीक है। ठीक है और सर। इसमें जैसे हम दवाई खाते हैं 3 बार, ऐसे ही आपने ये बताशे 3 बताशे लेने हैं। बट शुगर का लेवल ध्यान रखिएगा, शुगर तो नहीं है आपको? नहीं सर, शुगर नहीं है। 3 बताशों में 2-2 बूंद डालनी है। 2-2 बूंद नारियल का तेल डाल के ले लीजिए। और जब तक काली मिर्च का ये सेवन करेंगे आप, तब तक ये बताशे चूस लीजिए। आपको मेरे हिसाब से कम 10 से 30% की राहत मिल जाएगी 5 दिनों में। ठीक है सर, मैं आपसे बताऊंगी इसके बारे में। जी बिल्कुल। और सर, अगर आपसे कंसल्टेशन लेनी हो डिटेल, तो फिर आप किससे मुलाकात हो सकती है? बिल्कुल मैम। क्लिनिक टाइम आपका क्या है? मैम आप फोन करके कभी भी आ सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है सर। मैं उधर की साइड आई, क्योंकि अभी तो ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो गए हुए हैं। जी तो मैं जब दिल्ली आऊंगी तो आपसे बात करके फिर आपसे मिलूंगी। बिल्कुल मैम। इन द मीन टाइम, सबसे पहले आपने बोला काली मिर्च का प्रयोग करो, और जब बताशे। पेट खाली होता है तो बतासे वाला, हाँ। 3 बतासे। बताशे के साथ आपने ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल नहीं पीना। बताशे के ऊपर आपने पानी पिया तो गला पकड़ लेगा वो। ठीक है, पानी नहीं कम से कम पीऊंगी। 1 घंटे का गैप रखिएगा। ठीक है सर। हाँ जी। ये ऐसी बस छोटी छोटी प्रॉब्लम है, अदरवाइज तो लाइफ ठीक चल रही है। एट द एज ऑफ 62 लाइफ इज ओके। बट एलोपैथिक में तो पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम बोलते हैं। ल्यूपस है, और SLE है, ऑटो इम्यून है, RA है, पता नहीं क्या क्या बोलते मैम हैं। एक्चुअली वो गलत नहीं बोल रहे हैं। हम्म। लेकिन कहानी क्या है, जो छोटी छोटी चीजें हैं वो उनके उपाय नहीं निकालते। अब इसी चीज के लिए आप एंटी एलर्जिक खाएंगे, एलर्जी बढ़ती चली जाएगी। और यही चीजें, शरीर में गर्मी आ गई है, गर्मी कम करनी है। आप बताशा हम्म। खाइए, गुलकंद खाइए। गुलकंद भी ले सकते हैं आप डेली रात को गर्म दूध के साथ। जी सर। ठीक ठीक है। है, मैंने नोट किया सौंफ हुआ का है वो। पानी लीजिए। देखिए अब जैसे बात हुई तो एकदम से ध्यान आने लगी चीजें। सौंफ का पानी ले लीजिए, सौंफ मिश्री का पानी ओके। ले लीजिए। चीनी के स्थान पर ओके। मिश्री का प्रयोग कीजिए। तो ऐसा करने से शरीर की गर्मी कम होगी, गर्मी कम होगी, आपकी समस्याओं में आराम आ जाएगा। सॉफ्ट मिश्री तो मैं खाने खाने के बाद लेती हूँ सर, वो भी लूं या पानी बना के लूं? पानी बना के लिया जाता है, और नहीं तो इससे अच्छा है ग्राइप वाटर ले लीजिए, जो बच्चे पीते हैं। एक ओके। एक शब्द दिन में 5 बार गर्मी निकालने का काम करता है। 8-9 दिन लेता है ये। ग्राइप वाटर क्या बोल रहे हैं, 1-1 चम्मच? हाँ जी, दिन में 5 बार खाली पेट। आधा घंटा आगे पीछे कुछ नहीं लेना। ओके, ये 5 भी, टाइम्स अ डे। जी, ये भी गर्मी निकालता है। आधा घंटा गर्मी है, या ये गर्मी है ये बेसिकली? शरीर तो ठंडा रहता है, फिर जो अंदर आप, गर्मी है? हाँ जी, जो आपने लक्षण बताए हैं, ये जी। कंसंट्रेटेड हीट के लक्षण है। ओके। जब गर्मी एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो हमारे जो हाथ पैर होते हैं, जो बाहरी अंग है जहाँ से एनर्जी फ्लो चलते हैं, वो ठंडे पड़ हाँ जाते जी। हैं। तो आपके हाथ और ओके। पैर दोनों ठंडे होंगे, आपको ठंड ज्यादा लगेगी। आपकी हीट जो है वो कंसंट्रेटेड है। तो सर्दियों में आपके शरीर की क्लेंजिंग की जा सकती है। वो तो मैंने नेचुरोपैथी सेंटर गई थी, वहां पे वो किया है मैंने। 3 दिन का वो था उनका कोर्स, तो वो करके। कुछ नहीं होगा आपको। अगर ट्रीटमेंट आप लोगे तो नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट मिनिमम 15 डेज का तो बनेगा बनेगा। और हर 3 महीने में बनेगा वो। ओके। हाँ, आपको बस ये समझना है, जैसे मैंने डे 1 बताया था कि शरीर या तो गर्म होता है या ठंडा होता है। जी। अगर ठंडा है तो उसे गर्म करो, गर्म है तो उसे ठंडा करो। ऐसा हम्म। करने से सारी चीजें धीरे धीरे बैलेंस हो जाती हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी भी इसमें रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसमें हमें कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं देना, बस इस प्रोसेस को एक बार समझना है कि प्रोसेस क्या है और ये कैसे काम करता है। अब यहाँ पे एक ठीक और है चीज सर। बताता हूं, जैसे आपसे बात करी तो मेरे को एक और प्रोसेस ध्यान आया। आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रल पे अगर फोकस करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिवेट रहता है। आपने उसको कम करके राइट नोस्ट्रल को एक्टिवेट करना है। जितना ज्यादा आपका राइट नोस्ट्रल चलेगा, आपकी समस्या कम होती चली जाएगी। देखिए, जो डेप्रिसिएशन हो चुका है शरीर में, वो तो हो चुका है, लेकिन वो आगे होने से रोक देगा और धीरे धीरे रिकवरी चालू करा देगा। ओके, लेफ्ट नॉस्ट्रल कम चले तो मैं
रिकवर एवरी हो। टाइम चेक करके। ओके, राइट नॉस्ट्रल ज्यादा चलाना है। हाँ जी, इसके लिए आप एक ओके। काम कर सकते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रिल चलाने के लिए रुई का एक छोटा सा टुकड़ा बना लीजिए जो नाक में लग जाए, और उसे सफेद सूती कपड़े से लपेट लीजिए, और वो ओके, अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल में लगा के रखिए। राइट नोस्ट्रिल चालू हो जाएगा आपका चलना। करवट भी मैं वही वाली लेती हूँ, लेफ्ट करवट लेती हूँ तो राइट नॉस्ट्रल ही चल रहा है ना जब रात में सोती हूँ तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो सही है। वो ठीक है ना? ओके, हाँ जी, वो ठीक। ठीक है सर, थैंक यू, आपने बहुत सारा गाइडेंस दिया हैगा। और जैसा होता है फिर मैं आपसे बात करती हूँ सर। थैंक यू। वेलकम। चलिए, आज का टाइम हो गया, हम लोग कल मिलते हैं। सर एक पूछ सकते हैं जी। और सवाल आपसे, अगर जी, सर ये जो नीचे पाँव में कोन हो जाते हैं, हाँ जी, मांस जो बढ़ जाता है, जी, जी। तो वो क्या वो भी मैल का ही रूप होता है जो बढ़ जाता है जब? ये टॉक्सिन होते हैं, ये इंटरनल होते हैं, और कौन जो है पैरों में बहुत परेशानी पैदा करते हैं, हाँ सर दर्द पैदा करते हैं। इसमें आप एक काम कीजिए, हाँ, कुम्हार की मिट्टी है ये। कुम्हार की मिट्टी, अच्छा। जी, उसको प्यूरिफाई कर लीजिए। प्यूरिफाई करने का तरीका होता है, इसका जो वो होता है वो कर लीजिए। सर कुम्हार की मिट्टी लाके उसको कूट पीस के साफ करिए, धूप में सुखा लीजिए 2-3 दिन। आपकी कुम्हार मिट्टी की, चाहिए, हाँ ठीक है। वो जो मिट्टी है उसका इतना मोटा लौंदा बना के, हम्म, जैसे इतनी मोटी एक लेयर सी बना लीजिए 1 इंच बड़ी, और वो आप अपने कॉन पे रख दीजिए और पट्टी बांध दीजिए। अगर संभव हो तो 2-2 घंटे में उसको चेंज करते रहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो रात को बांध के सो जाइए, और सुबह उसे उतार के फेंक दीजिए। 10-12 दिन करेंगे, कॉर्न गायब हो जाएंगे। कोई पेन नहीं, कोई चीरा नहीं, कुछ नहीं, कॉर्न अपने आप खत्म हो जाएंगे। और ऐसा करने से बार बार कॉर्न बनने की समस्या भी खत्म हो जाती है। इवन तो आप सर, सब, हाँ जी सर, वो तो चिकनी होती है ना कुम्हार की मिट्टी तो? हाँ जी, वही मिट्टी लेनी है जो कुम्हार की होती है। अच्छा, तो सर ये जो बार बार काट तो देते हैं ये डॉक्टर लोग, बट ये बार बार बनते हैं, तो ये भी हाँ बनने बंद हो जाते हैं इससे? जी, तो सर जैसे अब बने हुए हैं और माँ का लोथरा बन गया उनके इर्द गिर्द, काफी लट मतलब उंगलियों के नीचे काफी हैवी हो गया, 2-4 कोन है वो बहुत हैवी हो गए, और काफी उंगली के नीचे में मतलब पाँव रखने में पाँव में पानीपन महसूस होता है, जबकि चप्पल सूखी रहती है, मगर पाँव ऐसा लगता है जैसे पानी से भरा पड़ा है। देखिए, तो इसमें इसमें एक तो आपकी नेगेटिव सोच बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बुध को इंडिकेट करती है। ये हमारी सोच के ऊपर काम कर रहा है, तो हमारा ब्रेन जो है नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी कैच करता है। तो आपको क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर ओस वाली घास पे, जहाँ पे मिट्टी हो, घूम के आना चाहिए। सर वो तो पॉसिबल नहीं है, वो चलना नहीं, तो दूसरा मतलब तरीका ये है, चल सकते जिनके कौन है वो चलने की स्थिति में नहीं है, मतलब इतनी सीढ़ियां उतर के नीचे जाना, अच्छा, दूसरा वो तरीका ये है, अपने घर में एक हौदी टाइप बना लीजिए, और उसमें वो मिट्टी मिट्टी भर कर उसमें पानी भर दीजिए। और मिट्टी जो है वो ना तो पतली हो ना गाढ़ी हो, जैसा आटा होता है ऐसी मिट्टी रहे, और आपके जो पैरों के टखने होते हैं वहां तक हो, उसके अंदर खड़े होकर वो चलना शुरू करें, और रात को मिट्टी का लेप लगा के सोए। ऐसा करने से भी मतलब 40 डेज के अंदर अंदर लगभग लगभग 80-90% राहत मिल जाएगी। बस तो मिट्टी आपको चिकनी, बार बार बदलनी पड़ेगी वो। अच्छा चिकनी मिट्टी मतलब सॉरी, वो जो कुम्हार मिट्टी है वो ही मिट्टी में बनाना, वो होदी में गाढ़ा बना के जिसमें खड़े होना है, वो वही वाली हाँ होगी जी, कुम्हार मिट्टी है ना? जी बिल्कुल भाई। तो सर ये मतलब अब जब जैसे आज मैंने बना के खड़ा किया और ले लगा के सोए, तो कल ये मिट्टी यूज नहीं हो सकती? नहीं, ये मिट्टी यूज नहीं है, फेंक दी जाती है। आप इसमें जैसे उम्र कितनी है उनकी, जिनको वो कौन है? 80 साल के करीब है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे ये मत कीजिएगा। आप एक काम कीजिए, पूरे तलवे पर मिट्टी की पट्टी बना के, मोटा लेप बना के, लगभग 1 इंची मोटा लेप इस पे रख के, और पट्टी बांध के सो जाइए। सुबह वो पट्टी उतार के फेंक दीजिए, बस इतना करिए। 80 साल रात को, की में भी दिक्कत होगी, हाँ और हाँ, तो मतलब रात को बांध के सो, कोई तकलीफ तो नहीं होगी, नहीं, कोई ठंडक दिक्कत चढ़ेगी? नहीं, अभी नहीं। मौसम जैसे आजकल थोड़ा ठंडा गर्म हो रहा है। देखिए, इसमें ये है कि अगर आपको लगता है कि भाई वो ठंड लगने का डर है, कुछ है, तो मिट्टी को गर्म पानी में गूंद के वो लगा दीजिए। अच्छा लेप लगा के रख दो दोनों, लेप नहीं लगाना, कौन लेप नहीं लगाना, लेयर लगानी है मिट्टी की।
मतलब पूरे एक परत सी लगा दूं ना पाँव पे। और अगर जगह जगह अलग अलग है और एक पर्टिकुलर रीजन ही है तो उतना ही बड़ा, बस उससे आधा इंच 1 इंच फालतू मिट्टी लगानी है, पूरे पैर पे लगाने की जरूरत नहीं है अगर ठंड लगने का डर है तो। अच्छा, हाँ क्योंकि जी। उनके पाँव भी सूजे हुए हैं ना काफी, जैसे तो घुटनों फिर के नीचे का पाँव सूजा आप हुआ एक है। आप एक काम कीजिए, फिर एक एक पॉइंट करके पकड़िए, सबको एक साथ मत कवर कीजिए। क्योंकि वो कोन की वजह से चला नहीं जाता, पाँव में गीलापन हाँ, मैं महसूस होता है कोन मैं की वही वजह बता रहा से। हूँ, एक एक कौन को करें, ठंड लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो पहले कोन को करूं? पहले कौन होंगे। अच्छा, पाँव में वो लेप लगा के और सुला दूं, ये कितने 10-12 दिन करें? ये तो आप करेंगे तो आपको खुद ही दिखाई दे जाएगा, 5-6 दिन में आराम आ जाता है एक कौन पे तो। अच्छा अच्छा, और काली मिर्ची जो आपने बोली थी वो निकलने वाली, वो तो दे दूं सुबह खाली पेट? 80 साल की उम्र में नहीं दी जाती। नहीं दूं? अच्छा। नहीं। सूजन के लिए आप उनकी पैरों की उंगलियों को मूव करिए बस, उससे जो फर्क पड़ेगा पड़ेगा। और दूसरा, ब्लैडर रीजन पर केवल सरसों के तेल का प्रयोग कराएं, उससे भी यूरिनेशन होता है, वो भी कवर अप कर लेगा, क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा है तो सरसों का तेल काम कर जाएगा। नहीं सर, आपने जैसे बताया था तो मैंने थोड़ा सा अरंडी का तेल मिला के किया था, तो 2-4 दिन, क्या 5 दिन तक इनको अच्छी खुल के पॉटी आई थी। हम्म, खुल के सुबह ठीक 4 बजे आ जाती थी। बट जी। अब शायद यूजुअल हो गए कि रोज ही लगाते हैं, तो अभी ऐसा नहीं है। मैं पहले जब शुरू किया था तो 4-5 दिन तो खुल के पेट अच्छा साफ होना शुरू हो गया था, तो इनको हम्म, आराम भी आना शुरू हो गया। पर अब शायद मेरे ख्याल हैप्चुअल से हो गई है, फिर वही आ- प्रोसीजर दोबारा हो गया। आप शायद आपने दिवाली पे भी उस पे थे, आपका मदर इन लॉ थी। हाँ जी, हाँ जी, मैंने आपको दिखाया था उनकी पाँव की कंडीशन ना। जी 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 जी, उनको तो गैंग्रीन की कंडीशन थी, वो तो बहुत वीक थी। हाँ, वो वही उन्हीं के पाँव का ही मेरे को पूछना है, क्योंकि अभी दवाइयां तो दे रहे हैं बट ठीक तो फिर भी नहीं हो रही। आपका जो रेमेडी दिया था तो फिर भी आराम आ गया था, बट अभी भी वो लगातार थोड़ा सा अरंडी का तेल 1% और सरसों का तेल मिक्स करके रोज लगा के तो सोते हैं, बट पेट अभी भी वैसा खुलता नहीं है उनका जैसे पहले चार इसमें पांच आप दिन खुल। इसमें आप एक काम कीजिएगा, आप थोड़ा सा अरंडी का तेल बढ़ाइए 2-3 दिन के लिए, और फिर कुछ दिनों के लिए बिल्कुल कम कर दीजिए, फिर थोड़ा बढ़ाइए फिर कम कर दीजिए, इस तरीके से चलाइए, तेल काम करता रहेगा। होता क्या है, जब हमारी बॉडी पे एक ही चीज बार बार लगाई जाती है तो बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाती है। क्योंकि वो पाँव भी, हाँ क्रैम्प्स कहते हैं ना, क्रैम्प्स काफी पड़ जाते हैं मेरे को, वो बता रहे हैं क्रैम्प्स पड़ते हैं और वो काले होते जा रहे हैं ना पाँव। देखिए, वो मैंने आपको बताया था, वो मेडिकल केस है, हाँ गैंग्रीन का सर, केस। बट सर वो मेडिकल में कुछ भी उसका इलाज, दवाई खाने के बाद भी वो सिर्फ ऑपरेशन कह रहे हैं, नसें ब्लॉक है स्टंट दिलवा दीजिए। देखिए, अब यहाँ तो आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर चिकित्सीय केस बन जाता है, चिकित्सीय केस में आप घरेलू नुस्खे अपनाएंगे वो नुकसान कर सकते हैं। अच्छा, बट अब सर इस एज में तो ऑपरेशन हमें ठीक नहीं लग पा रहा करवा पाना ना, जी क्योंकि इतना बॉडी में स्ट्रांगनेस हो तभी तो झेल पाएंगे ऑपरेशन भी। जी। तो मिट्टी का लेप वाला तो कर देती हूँ आज बस एक। वही करिए, और थोड़ा थोड़ा करके, जैसा तेल का बताया, थोड़ा सा कभी बढ़ा दिया, 1-2 दिन के बाद फिर कम कर दिया, फिर 1-2 दिन बाद बढ़ा दिया, तो उससे वो बैलेंस बना रहेगा। तो वो जो क्रैम्प्स में भी थोड़ा आराम आएगा उनको उसी से? नहीं, जो क्रैम्प्स में आराम नहीं आएगा, नहीं। क्रैम्प्स में आपको कैल्शियम की जरूरत होती है, वो हम्म, थायराइड से कनेक्टेड होता है, तो वो इस एज में तो कोई चीजें काम नहीं करेंगी। कैल्शियम तो खाती हैं, रेगुलर दवाई लेती हैं कैल्शियम की। वो उनका केस मेडिकल है, आपको हम्म, घरेलू नुस्खों से 19-20 आराम आएगा, ज्यादा आराम नहीं आएगा। सर आप तो बहुत आराम दे देते हो हर चीज में, काफी काफी फायदा करती हैं आपकी बातें तो। मैम देखिए, फायदा तो करती हैं, लेकिन उसमें भी एज फैक्टर आ जाता है ना, अब उनका एज फैक्टर है और बीमारी बहुत बड़ी है, तो उसमें थोड़ा बहुत आराम भी मिल जाए तो वो भी उनके लिए काफी है। फिर दूसरी बात क्या है, कई बार ऐसा भी हो जाता है, जब बॉडी बहुत ज्यादा नाजुक हो, बड़ी उम्र में ये दिक्कत आ सकती है, कि जैसे आपको याद होगा, आपने अरंडी का तेल शायद 20% किया था, उससे उनकी तबीयत खराब हो गई थी, मोशन बिल्कुल बंद हो गया था। नहीं ऐसा हुआ? नहीं आपको नहीं मैंने बताया था नहीं ये नहीं बात, मैंने कहा था उसको नहीं, कम करिए, बहुत ज्यादा हो गया है। नहीं सर, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था।
मेरे तो उल्टा खुल के ही आई थी, जब जितनी आपने कही थी मात्रा उतना लगाया था, तो बहुत अच्छा उनको आराम आ गया था। सुबह 4 बजे, ठीक 4 बजे उनको खुल के मोशन आने लग गई थी। कोई नहीं, आप ये करिए और मिट्टी का जो प्रयोग है उनके पेट पे करिए। अच्छा, कुम्हार मिट्टी का। जी, उससे क्या होता है कि उससे भूख भी खुलती है, तो हो सकता है उससे भी उनको फायदा मिल जाए। ब्लैडर रीजन पे और पेट पे करेंगे तो यूरिनेशन भी खुल के हो सकता है। ठीक है, ओके। यूरिन ठीक आता है। ठीक, बट वही है पेट में